वनों का ज़्यादा से ज़्यादा दोहन किया जाए और इस उद्देश्य से उसने वनों को 3 हिस्से में बांट दिया। रिजर्व सुरक्षित, प्रोटेक्टेड संरक्षित एंड अनक्लासिफाइड। पर तीनों ही वन सरकारी अधीनता में रहे और आदिवासी के लिए कठिनाइयाँ बढ़ती चली गई। इन वनों में जो वनोत्पाद होते थे, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, अब जैसे छोटा नागपुर के इलाके में क्या होता है, वो जो फल होता है महुआ चुन के लाते थे, खाते थे। खास करके अगर दूरबीन आ गया तो ऐसे में महुआ बड़ा सहारा देता था। तो महुआ तो एक नाम मैंने लिया, ऐसे अनेक नाम थे जो उनको मिला करते थे। लेकिन अब जब ये जंगल सरकारी अधीनता में आ गए अथवा ठेकेदारों के अधीन डाल दिए गए तो अकाल पड़ना से 1870 ईस्वी तक छोटा नागपुर में अकाल कल्पना में भी हुई। कोई सोच नहीं सकता था कि अकाल पड़ सकता है, लेकिन अब अकाल पड़ना शुरू हुआ। 1896-97 में अकाल पड़ा, 1899 1900 में अकाल पड़ा, 1960 में अकाल पड़ा। लेकिन अकाल पड़ने पर भी वन के उत्पाद नहीं ला सकते थे आदिवासी और न ही वनों में अपने मवेशी को चरा सकते थे। चारागाह के लिए उनको निषेध कर दिया गया। तो इस तरह से वो कठिनाइयों में फंसते चले गए। और इस तरह पहले जहाँ उनका ट्रेन या उनका समुदाय अधिकारी होता था, हर कुछ निर्णय करता था, सारे अधिकार उसके थे, वहाँ अब सरकार निर्णय कर रही थी। और इसके परिणामस्वरूप आदिवासियों की अर्थव्यवस्था, चाहे गरीब अर्थव्यवस्था रही हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर थी बड़ी स्थिर अर्थव्यवस्था, स्थिर अर्थव्यवस्था, स्टेबल इकोनॉमी दैट बिकेम सॉर्ट ऑफ लूज इकोनॉमी। और जैसे आजकल चर्चा है भारतवर्ष की इकोनॉमी के बारे में। इन्हीं परिस्थितियों में सारे भारतवर्ष में आदिवासी आंदोलन B.R. राघवैया, उन्होंने बहुत काम किया है आदिवासियों पर, जनजातियों पर। क्या देसाई की किताब है इंडिया, उसमें उनका लेख है जिसमें उन्होंने एक एक करके उन तमाम आंदोलनों के नाम दिए हैं। और आज़ादी के पहले औपनिवेशिक शासन काल में कोई 74-75 आंदोलन आदिवासियों ने किए। और उद्देश्य दो ही था कि हमारी जो पारंपरिक भू व्यवस्था है, हमारी जो सांस्कृतिक अस्मिता है, उसकी रक्षा हो। अब हम जरा सा रेफरेंस देंगे बिरसा मुंडा का। छोटे थे, हम बच्चे थे, डाल दिया गया उन्हें जर्मन ईसाई मिशनरी स्कूल में। वहाँ शर्त रख दी कि पहले धर्मांतरण करो तभी तुम्हारा हम एडमिशन लेंगे, और उनका धर्मांतरण कर दिया गया। वो जान भी नहीं रहे, उनके गार्जियन ने कहा और कर दिया गया। लेकिन वो डे 1 से, शुरू से इस बात के विरोध में रहे कि धर्मांतरण ठीक चीज़ नहीं है। और थोड़ी ही उम्र बड़ी हो गई कि उनको विजन आने लगा, दिव्य दर्शन होने लगे ईश्वर के। जैसे किसी पैगंबर को होता है, मोहम्मद साहब के बारे में, बुद्ध के बारे में, शायद इसी के बारे में कुछ जन सुनते हैं, उस तरह की बात इनके बारे में सुनी जाने लगी। और इन्होंने खुद भी दावा किया कि मैं भगवान का भेजा हुआ दूत हूँ। और उस रूप में ये उपदेश भी देने लगे और लोग इन्हें गौर से सुनते थे। और उसी उपदेश के क्रम में ये लोगों की चिकित्सा भी करते थे। किसी को छू दिया तो वो स्वस्थ हो गया, किसी को कोई पानी फूंक के पिला दिया तो वो स्वस्थ हो गया। अब ये धर्मान्यता है क्या है, उस पर मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि धीरे धीरे जिन परिस्थितियों में सारे हिंदुस्तान में आदिवासी उद्वेलित थे, उन्हीं परिस्थितियों में बिरसा मुंडा भगवान के रूप में पढ़ रहे थे और उन्होंने आंदोलन शुरू किया। उस आंदोलन पर मैं नहीं बोलूँगा, मैं यही बात को ख़त्म करूँगा। पर ख़त्म करने से पहले एक बात ये कहूँगा कि
औपनिवेशिक नीतियाँ, पहले वन काटना और फिर वन को अपने अधिकार में लेकर सरकार द्वारा वनों से बेदखल कर देना आदिवासियों को यथासंभव, जहाँ भी संभव हुआ वहाँ बेदखल किया। इस कारण जो आदिवासियों की पीड़ा हुई उसको कतिपय अंग्रेज शासकों ने भी, प्रशासकों ने भी समझा। एक थे E.H. ब्लम, E.A.H. ब्लम। उन्होंने कहा कि छोटा नागपुर को विनियमित करना, रेगुलेशन में ले आना। वो 1855 का जो रेगुलेशन हुआ कि जंगल 3 प्रकार के होंगे और सारे जंगलों को अपने अधीन कर लिया है सरकार ने, उस तरह का रेगुलेशन लाना भूल थी सरकार की। सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। उसने ये भी कहा कि और तो और जो खेती छोटी बड़ी बहुत करते थे जनजातीय लोग, उस खेत के लिए भी उनसे टैक्स वसूलना, कीमती पेड़ों के लिए टैक्स वसूलना, ये सब भी गलत था, ये नहीं किया जाना चाहिए था। और तब सरकार की ओर से भी चेष्टा की जाने लगी कि नहीं, आदिवासियों के लिए विशेष कानून बनाने होंगे। बनाए भी कुछ विशेष कानून, जैसे उनकी जमीन कोई नहीं लिखवा सकता है संविधान परिणाम के संदर्भ में, दूसरे संदर्भों में। और सबसे बड़ी बात जो सेमिनार के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है वो ये कि इसी के परिणाम स्वरूप जनजातीय अध्ययन की एक परंपरा शुरू हुई और बहुत सारे लोग जैसे रिकेट्स, टिकल, हंटर, डाल्टन, एस्किरोल, बहुत सारे विद्वान सामने आए जिन्होंने आदिवासियों के रीति रिवाजों, उनके तौर तरीकों, उनकी अस्मिता के कौन से पहलू हैं उन्हें डॉक्यूमेंट करना शुरू किया। और तब 1928 में साइमन कमीशन आया और साइमन कमीशन ने भी इस संबंध में अनुशंसा की कि आदिवासियों की सुविधाओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए, उनके अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए। और उसके परिणामस्वरूप शेड्यूल्ड ट्राइब एंड शेड्यूल्ड एरिया एक्ट बना, जिसके द्वारा आदिवासियों की कुछ सुरक्षा की गई। लेकिन गौर कीजिए, यही शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट के जो प्रावधान थे वही उठके चले आए संविधान में, और हमारे पास शेड्यूल्ड कास्ट का लिस्ट तैयार हो गया। तो वो अनेक कास्ट थे, संताल थे, उराम थे, बिल्ला थे, गोर थे, क्या थे, मैं उत्तर पूर्व की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। तो सबको मिला करके अब वो शेड्यूल्ड कास्ट हो गए। तो ये एक तरह से उनके साथ नाइंसाफी, उनमें से हर एक को अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने का अधिकार था, लेकिन ऐसा उनको नहीं किया गया। तो कहने का मतलब ये कि कुल गुना एकदम से नई चीज़ नहीं थी। इसके लिए वातावरण अंग्रेजी शासन की स्थापना के तत्काल बाद आरंभ हुआ, और ये अशांति का वातावरण संतालों के बीच अनवरत बना रहा। संतालों ही नहीं, सभी आदिवासियों के बीच अनवरत बना रहा, और वो विवश हुए बार बार संघर्ष करने के लिए। ये अलग बात है कि आज भी जिस जो मेन थीम है आज के सेमिनार का, डीकोलोनाइजेशन, तो डीकोलोनाइजेशन तो तभी होगा जब आदिवासियों के इतिहास में फिर से वन को, प्रकृति को वापस लिख दिया जाएगा। जब तक वो नहीं लिखा जाएगा तब तक आदिवासियों का भाग्य ऐसे ही खोया सा रहेगा और वो तकलीफ में रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।